फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दो लड़कियां हंटर और बेकी एक विशाल 2000 मीटर ऊंचे टावर पर फंसी हुई हैं। वे मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन ऊंचाई के कारण उनके फोन में कोई सिग्नल नहीं आता। सबसे बुरी बात यह है कि टावर एक रेगिस्तान के बीच में स्थित है, इसलिए किसी के द्वारा देखा जाना असंभव है। हालात खराब करने के लिए कुछ गिद्ध भी उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अगर वे सो जाती हैं तो सीधे नीचे गिर जाएंगी। मौतें। कहानी फिर से एक फ्लैशबैक का रुख करती है, जहां बेकी, उनके साथी डैन और मित्र हंटर रॉक क्लाइंबिंग में लीन होते हैं। तीनों मजेदार पलों का आनंद ले रहे होते हैं, जबकि डैन एक संकरे छेद के पास आता है। वह हॉल से हाथ डालता है ग्रिप बनाने के लिए, मगर हठात एक पक्षी उड़ता है, उसके गिरने और रस्सियों में फंसने का कारण बनता है। डैन चट्टान तक पहुंचने का यत्न करता है, पर निरर्थक। बेकी और हंटर भी उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रस्सी टूट जाती है और डैन अपनी मौत के घाट उतर जाता है। फिर दृश्य 51 हफ्ते आगे शिफ्ट होता है और बेकी अब भी उस घटना से परेशान होती है। वह उदास दिखाई देती है और अधिक शराब पी रही होती है। बेकी का पिता जेम्स उसकी चिंता करता है और उसे अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे नहीं सुनती। एक रात वह अधिक मात्रा में दवा खाकर अपनी जान लेने का विचार करती है। जैसे ही वह करने वाली होती है, उसे लंबे समय बाद हंटर का फोन आता है। अगली दोपहर हंटर बेकी से मिलती है और B67 टीवी टावर पर चढ़ने के अपने इरादे से परिचित कराती है। वह बेकी को साथ में आने को कहती है, उल्लेख करती है कि कैसे वे दोनों पुनः साहसी कृतियों का हिस्सा बन सकते हैं। पीड़ा से ग्रस्त बेकी प्रथमतः अनिच्छुक दिखाई देती है, लेकिन अंततः डैन के साथ बिताए लम्हों को याद करने के पश्चात वह मन बदलती है और निर्णय लेती है कि वह टावर पर चढ़ेगी। जल्दी ही वे दोनों टावर की ओर बढ़ने लगती हैं। मार्ग में बेकी हंटर की कुछ पुरानी छवियां अपने फोन पर निहारती है। तस्वीरों को देखते हुए वह नोटिस करती है कि एक चित्र में हंटर के हाथ पर एक पुरुष का हाथ होता है। वह उस पुरुष की जिज्ञासा करती है, पर हंटर कोई उत्तर नहीं देती। इस बीच बेकी को अपने पिताजी का कॉल आता है, पर वह प्रसन्न या प्रतिसाद नहीं देती। एक लंबी ड्राइव के बाद वे मोटल में ठहरते हैं। रात्रि भोज के दौरान बेकी को मालूम पड़ता है कि हंटर अब एक व्लॉगर है और वह अपनी यात्राओं के लिए पर्याप्त आय अर्जित करती है। नए लोकेशंस पर। इसी बीच वे टीवी टावर को देखते हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में चौथी सबसे ऊंची संरचना अनुमानित होता है। अगले सवेरे बेकी और हंटर कार में वापस बैठकर यात्रा को आगे बढ़ाती हैं। हंटर अपनी व्लॉगिंग करते हुए दर्शकों को 2000 फीट ऊंचे टावर के विषय में बताती है। व्लॉग पर केंद्रित होते हुए वे एक ट्रक से बाल बाल बचती हैं। कुछ समय बाद वे टावर प्रांगण में पहुंचते हैं, जहां प्रवेश द्वार पर एक चेतावनी का निशान और लॉक दिखाई पड़ता है। फिर भी वे कार छोड़कर सुनसान जमीन पर पैदल चलती हैं। उनके पथ में गिद्धों को मृत प्राणियों के अवशेषों का भक्षण करते देखती हैं, जिसे हंटर अपने व्लॉग में कैप्चर करती है। वह पशु की फोटो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है, जहां यह शीघ्र ही अनेकों लाइक्स प्राप्त करता है। कुछ क्षणों के पश्चात वे टावर पहुंचती हैं और हंटर अपनी व्लॉगिंग जारी रखती है। दूसरी ओर बेकी को अपने अतीत की यादें सताने लगती हैं और वह चढ़ाई से संकोच करती है। वह हार मानने का विचार करती है, लेकिन हंटर उसे अपने डर का सामना करने के लिए समझाती है। फिर हंटर उसकी रस्सी को बेकी से जोड़ देती है और टावर के अंदर की सीढ़ी से चढ़ाई शुरू करती है। पूरी टावर जंग लगा हुआ प्रतीत होता है। सीढ़ी हिलती हुई लगती है और नट बोल्ट ढीले होते हैं। जब बेकी चढ़ाई कर रही होती है तो सीढ़ी की एक धातु की छड़ टूट जाती है, जिससे वह डर जाती है। इसके बावजूद वह हिम्मत जुटाती है और अपनी चढ़ाई जारी रखती है। अंततः वे आधे रास्ते पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि शहर एक खिलौना शहर जैसा दिख रहा है। वे थोड़ा आराम करते हैं, पानी पीते हैं और फिर अपनी चढ़ाई फिर से शुरू करते हैं। कुछ समय बाद वे 1800 फीट की चढ़ाई पूरी करती हैं और अब केवल टावर के बाहर की सीढ़ी से 200 फीट चढ़ने का काम बाकी रह जाता है। बेकी हवा, ऊंचाई और टावर की जंग लगी हालत से डर जाती है। वह हंटर से वापस लौटने का अनुरोध करती है, लेकिन हंटर उसे बढ़ते रहने के लिए कहती है। इसके बाद वे बाहर की सीढ़ी पर चढ़ाई शुरू करती हैं, जो पिछले वाली से भी ज्यादा खतरनाक लगती है। जल्द ही उन्होंने देखा कि रास्ते पर डिस्क हैं और उन्हें सीढ़ी के किनारे से जाना होगा। हंटर ने आसानी से इस बाधा को पार कर लिया और बेकी को इसमें मदद की। जब वे चढ़ते हैं तो हवा तेज हो जाती है, जिससे बेकी और डर जाती है। जब हंटर यह देखता है तो वह उसे और डराने के लिए सीढ़ी को हिला देता है।
इससे नट बोल्ट ढीला हो जाता है और उनमें से एक गिर जाता है। शुक्र है इसका सीढ़ियों पर कोई प्रभाव नहीं होता और वे आरोहण करते रहते हैं। जैसे ही वे ऊपर आते हैं, एक नट और बोल्ट सीढ़ियों से छूट जाता है। आखिरकार वे शिखर पर आते हैं और फोटो और वीडियो बनाना प्रारंभ करते हैं। तब भी हंटर संतोषित नहीं होता, इसीलिए वह ड्रोन को श्रेष्ठ दृश्य के लिए तैयार करता है। शीघ्र ही वह ड्रोन को बेकी को सौंप देता है और प्रसिद्धि की खोज में खुद को किनारे पर लटका देता है। उसके बाद वह ऊपर चढ़ने लगता है और बेकी को भी यही करने की राय देता है। बेकी यह सुनकर चौंक जाती है और इनकार कर देती है। हालांकि हंटर उसे मनाता है, यह दावा करते हुए कि यह डर को दूर करने का एकमात्र तरीका है। बेकी तब हंटर का हाथ पकड़ती है और धीरे धीरे खुद को टावर के किनारे से लटका देती है। उसी समय हंटर कुछ सेल्फी लेता है और बेकी को हाथ धंसने से पहले ऊपर खींच लेता है। इसके बाद बेकी डैन की राख को उड़ा देती है और उसे अंतिम अलविदा देती है, दोनों के लिए एक भावनात्मक क्षण बनाते हुए। अब वे वापस जाने का निर्णय लेते हैं, इसलिए अपने हार्नेस कसते हैं और बेकी पहले उतरती है। लेकिन जैसे ही वह नीचे चढ़ती है, सीढ़ी टूट जाती है जिससे वह गिर जाती है। सौभाग्य से हंटर रस्सी को पकड़ लेता है और बेकी को ऊपर खींच लेता है। निकट मृत्यु अनुभव के बाद वे दोनों पागलों की तरह हंसते हैं। हालांकि उनकी हंसी जल्दी ही गायब हो जाती है जब वे देखते हैं कि सीढ़ियां अब वहां नहीं हैं। वे अपना फोन चेक करते हैं पर सिग्नल नहीं मिलता। वे यह भी देखते हैं कि उनका बैग जिसमें पानी और आपूर्ति है डिस्क पर गिर गया है। मीनार के अंदर वे दूरबीन और फ्लेयर गन पाते हैं पर वे बेकार थे। परिणाम स्वरूप बेकी घबरा जाती है, किंतु हंटर उसे यह कहकर शांत करता है कि सीढ़ी गिरने का शब्द किसी ने सुना होगा और उससे रहने को कहता है क्योंकि कोई न कोई जरूर आएगा। वे स्थिति से निपटने के उपाय खोज रहे थे कि हंटर बेकी के पैर में एक बड़ा कट देखता है और फौरन अपनी शर्ट को लपेट देता है। समय गुजरने के साथ बेकी हंटर से पूछती है कि उसने व्लॉगिंग क्यों शुरू की। हंटर बताता है कि उसने यह डैन के कहने पर शुरू किया, जिससे बेकी को शक होता है। कुछ समय बाद हंटर पार्टा अपना फोन चेक करता है और जानवरों की तस्वीरें पोस्ट करना याद करता है। उसे लगता है कि ऊंचाई पर संकेत मिल सकते हैं। उसे एक विचार आता है और वह मदद की सूचना लिखता है, अपना फोन रस्सी से बांधता है और इसे यथासंभव नीचे भेजता है, उम्मीद से कि संकेत मिलेंगे और उसकी सूचना अपलोड होगी। लेकिन उनका प्रयास व्यर्थ जाता है। फिर भी उन्हें विश्वास है कि आधार पर सिग्नल होगा और फोन को नीचे फेंकने का निश्चय करते हैं। हंटर फोन को अपने जूते में रखता है और पैड के लिए मोजा और पुशअप ब्रा का इस्तेमाल करता है। फिर वे जूता फेंकते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। तभी बेकी हंटर के पैर पर A143 टैटू नोटिस करती है। यह जानकारी मिलती है कि डैन इस कोड 143 का प्रयोग अपने प्रेम जाहिर करने के लिए करता था। जल्दी ही हंटर ने टॉवर के बेस पर एक व्यक्ति और कुत्ते को पहचानता है। देखते ही वे सहायता के लिए पुकारते हैं, किंतु बेकार में। हंटर का फोन टूटा हुआ था। यह दिखाता है कि उनका योजना असफल रही। आदमी के जाने की तैयारी होने पर बेकी उसका ध्यान खींचने के लिए जूते फेंकती है, मगर आसे की ये की ही उसने फैसला किया। तब वह फ्लेयर गन का इस्तेमाल करने की सोचती है, किंतु हंटर उसे रोकती है क्योंकि पुरुष दिन के समय ध्यान नहीं देंगे। इसी दौरान उन्हें एक अन्य व्यक्ति दिखाई देता है जो किसी समारोह के लिए आया था। वे इरादा करते हैं कि रात में फ्लेयर गन का प्रयोग करेंगे जिससे पुरुषों का ध्यान जल्दी जाए। अंत में जब रात होती है, बेकी फ्लेयर गन चलाती है और पुरुष फ्लेयर को देख लेते हैं और लड़कियों को मदद के लिए हाथ हिलाते हुए भी पाते हैं। वे तेजी से हंटर की कार की ओर बढ़ते हैं, जिससे लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। हालांकि उन्हें बचाने के बजाय पुरुष उनकी कार चुराकर भाग जाते हैं। इससे लड़कियां अंदर से टूट जाती हैं और अब उन्हें जल्दी से एक नया समाधान खोजना होगा। बाद में बेकी हंटर के टैटू के बारे में पूछताछ करती है, जिस पर हंटर बताती है कि उसने 6 महीने तक डैन के साथ संबंध बनाए रखा था। वह फिर बेकी से उसके आदमी से प्यार करने और एक बड़ी गलती करने के लिए माफी मांगती है। वह दावा करती है कि वह डैन की ओर आकर्षित हुई क्योंकि वह अन्य पुरुषों की तरह नहीं था। वह उसकी बातों को सुनता था। वह उसे चाहती थी, परंतु बेकी से अधिक प्रेम करती थी और तदनुसार उसने उनके संबंध खत्म कर दिए। यह सुन बेकी उदास हो जाती है कि उसकी मित्र और सहयोगी ने उसे छला। अगली सुबह बेकी के फोन का अलार्म बजता है। यह दर्शाता है कि उन्होंने हंटर का फोन फेंके 24 घंटे हो गए हैं। चूंकि वे भारी प्यास से जूझ रहे होते हैं,
हंटर डिस्क से अपना बैग उठाने का निश्चय करती है। वह टावर से रस्सी का एक सिरा बांधती है और दूसरे को अपने शरीर से फेंक। वह फिर पूरी तरह से नीचे उतरती है, लेकिन फिर भी डिस्क तक नहीं पहुंच पाती है। अब जब कोई विकल्प नहीं बचता, हंटर अपना हार्नेस खोलती है, एक हाथ से रस्सी पर लटकती है और डिस्क तक झूलती है। वह बैग निकालती है और उससे थोड़ा पानी पीती है। फिर वह अपनी सेल्फी स्टिक का उपयोग करके बैग को रस्सी पर हुक कर देती है और उसे पकड़कर खींचती है। इसके बाद बेकी रस्सी खींचती है, जबकि हंटर ऊपर चढ़ती है। उसे ऊपर पहुंचने ही वाला होता है, पर उसके हाथ फिसल जाते हैं और वह नीचे गिरती है। बेकी का हृदय धड़कना विराम लेता है और नीचे देखती है तो भाव विभोर होती है ये जानकर कि हंटर अभी भी थैला थामे हुए है। फिर भी हंटर का हाथ चोटिल होता है, अतः बेकी अपनी पूरी सामर्थ्य लगाकर उसे खींचती है। कुछ वक्त बाद बेकी सहायता संदेश लिखती है, उसे उनके उड़न खटोला पर लगाती है और इसे मोटल भेजने का निश्चय करती है। मगर उड़न खटोला ज्यादा दूर नहीं जा पाता, बैटरी क्षीण हो जाती है और उन्हें उसे पुनः हासिल करना पड़ता है। एक बार फिर असफल होने के बाद वे फिर से बेबस हो जाती हैं। उस रात बाद में बेकी को एक भयावह सपना आता है जिसमें गिद्ध हंटर के शरीर को खा रहे हैं। वह तुरंत जागती है और महसूस करती है कि यह केवल एक बुरा सपना था। अगले दिन सुबह बेकी को एहसास होता है कि वे टावर लाइट्स का उपयोग कर ड्रोन को चार्ज कर सकती हैं। फिर वह पोल पर चढ़ती है और ड्रोन के चार्जर को प्लग इन करती है, लेकिन यह बहुत ढीला है। इसके परिणाम स्वरूप उसे चार्जर को पकड़े रहना पड़ता है जब तक कि यह पूरी तरह से चार्ज न हो जाए। असहनीय गर्मी और पास के गिद्धों के लगातार हमलों के बीच वह दृढ़ रहती है, लेकिन इसी प्रक्रिया में वह बैग को पूरी तरह से टावर से नीचे गिरा देती है। कुछ समय बाद ड्रोन पूरी तरह से चार्ज हो जाता है और बेकी नीचे उतरती है। जल्द ही बेकी ड्रोन को मोटल की ओर प्रक्षेपित करती है, लेकिन जैसे ही यह पहुंचने वाला होता है, एक ट्रक उससे टकराता है और यह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसे देखकर लड़कियां तबाह हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें कोई और विकल्प नहीं दिखता या उपाय। बाद में एक तूफान उनके जीवित रहने को और भी जटिल बना देता है। बेकी थकी हुई होती है और सोना चाहती है, लेकिन हंटर उसे मना करती है क्योंकि गिद्ध उस पर हमला कर सकते हैं। फिर बेकी हंटर से उसका जूता मांगती है ताकि वह उसका फोन एक बार फिर नीचे फेंके। हालांकि हंटर कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसका जूता नीचे डिस्क पर है। यहां पता चलता है कि पिछले गिरने के दौरान हंटर बैग को पकड़ नहीं पाई, इसके बजाय गिर गई। तब से वह अकेला जी रही है, हंटर की छाया को महसूस करते हुए। रात्रि के समय बेकी तूफान से बच जाती है और अपने पिता के लिए घर वापसी की आस में एक वीडियो संदेश बनाती है। जेम्स भी उसके लिए चिंतित है। अगले दिन गिद्ध बेकी को देखता है और उसकी ओर बढ़ता है। इस दौरान बेकी गिद्ध को मार डालती है। उसके बाद वह गिद्ध का मांस खाती है जीवित रहने के लिए। थोड़ी ऊर्जा प्राप्त करके वह स्वयं को रस्सी से बांधती है और हंटर के शव पर कूदती है। फिर वह जेम्स को संदेश भेजती है और फोन हंटर के जूते में रखती है। जूते को उस शरीर के अंदर डालती है और उसे नीचे फेंक देती है। बाद में रात में जेम्स संदेश प्राप्त करता है और तुरंत 911 पर कॉल करता है। वह दुर्घटना स्थल पर पहुंचता है और पुलिस द्वारा शरीर को हटाने का दृश्य देख उसे चिंता होती है कि कहीं वो बेकी तो नहीं। मगर जल्दी ही उसे अपनी बेटी सुरक्षित मिलती है और पिता पुत्री के मिलने का भावुक पल आता है। यह सभी घटनाएं वीडियो में थीं। आशा है आपको यह अच्छा लगा हो। ऐसे और कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करें।